हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सरताज एकेडमी। तो कैसे हैं? उम्मीद है कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए आज हम सब बात करते हैं एडुटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए निकाला गया प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है और उसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, बताना है आप सबको कि हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो जूते हुए खेत का जो साक्ष्य मिलता है तो याद रखिएगा ये हो जाएगा कालीबंगा से जो है जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। और ये भी याद रखना है कि कालीबंगा जो है ये किस राज्य में है। तो कालीबंगा जो है राजस्थान में हो जाएगा। और नदी के बारे में पूछेगा कि किस नदी के किनारे ये बसा हुआ है, तो ये हो जाएगा घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। याद रखिएगा यहाँ से जो है जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, साथ में अलंकृत ईंटें भी मिला है, चूड़ियाँ मिली है और लकड़ियाँ जो है ये सब यहीं से मिला है। कहाँ से? कालीबंगा से मिला है। और ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। अगला जो ऑप्शन दिया हुआ इसमें बनवाली, तो याद रखिएगा ये बनवाली कहेगा तो कहाँ हो जाएगा? ये हरियाणा में हो जाएगा। और ये लोथल जो है ये गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये रंगपुर जो है ये भी जो है गुजरात में हो। अगला क्वेश्चन है कि अशोक का द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो अशोक के द्वारा कलिंग का जो युद्ध लड़ा गया था तो ये हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। और ध्यान रखिएगा कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में जो चरागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था। जो चरागाह के अध्यक्ष हुआ करता था तो वे हो जाएगा विविताध्यक्ष। वो जो है विविताध्यक्ष कहा जाता था। और याद रखिएगा इसमें कि सूत्राध्यक्ष जो है ये होता था कताई और बुनाई का जो अध्यक्ष होता था उसे जो है सूत्राध्यक्ष कहा जाता था। और पान्या जो अध्यक्ष होता था ये पान्या अध्यक्ष हो जाएगा। वाणिज्य जो है विभाग जो होता था उसका ये अध्यक्ष होता था। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में पुगा किसे कहा जाता था। जो पुगा जो हुआ करता था ये किसे कहा जाता था? ये हो जाएगा पुगा जो है न्यायालय को जो है पुगा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है। तो इनमें से बताना है कौन सी रचना जो है हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है। तो ये हो जाएगा काव्य दर्शन हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा काव्य दर्शन के रचनाकार कहेगा तो अलंकर शास्त्राचार्य दंडी जो है इसके रचनाकार हो जाएगा। और ये नागानंद, प्रियादसी और रत्नावली इसके रचनाकार हर्षवर्धन थे। अगला क्वेश्चन है, मंदसौर अभिलेख का संबंध जो है किस शासक से है। तो मंदसौर अभिलेख का जो संबंध हो जाएगा तो ये हो जाएगा किससे हो जाएगा? तो यशोवर्मन से जो है मंदसौर अभिलेख का संबंध हो जाएगा। और याद रखिएगा ये जो रुद्रदामन है इसका संबंध हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख से। और ये खारवेल है इसका संबंध हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख से हो जाएगा। और स्कंद जो गुप्त है इसका संबंध हो जाएगा किससे? इसका संबंध भित्री अभिलेख से हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार जो है किसने पराजित किया था। तो मोहम्मद गौरी को जो है भारत में पहली बार पराजित किसके द्वारा किया गया था। तो ये हो जाएगा भीम जो द्वितीय है इसके द्वारा इसे पराजित किया गया था। आगे है कि दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्लभ नीति किस शासक ने अपनाई थी। तो किस शासक ने अपनाई थी तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा का आरंभ किया था। तो नगद वेतन देने की जो प्रथा आरंभ किया था ये किसके द्वारा किया गया था। तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और इसी के द्वारा घोड़ा दागने की प्रथा भी चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि अद्वैत मत को प्रतिपादक कौन थे। अद्वैत मत के जो प्रतिपादक हो जाएगा तो इसका कौन हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा जो शंकराचार्य है इसके द्वारा जो है अद्वैतवाद का प्रतिपादक इसे माना जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी। तो न्याय की प्रसिद्ध जंजीर जो है किसके द्वारा लगवाया गया था। तो ये हो जाएगा जहांगीर के द्वारा न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई गई थी। आगे है अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किसने दारा सिकोह को लघु अकबर कहा था। तो दारा सिकोह को लघु अकबर किसके द्वारा कहा गया था। तो ये हो जाएगा लैनपुन के द्वारा इसे कहा गया था। तो याद रखिएगा दारा सिकोह को इतिहासकार लैनपुन ने लघु अकबर कहा था। और दारा सिकोह ने सीरे अकबर के नाम से 12 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद भी करवाया था। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित
किया था। तो सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित जो है किस सिख गुरु के द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा गुरु हरगोविंद के द्वारा किया गया था। और ध्यान रखिएगा जो गुरु हरगोविंद है ये गुरु के जो है छठे जो है यानी गुरु थे, गुरु के क्रम में ये छठे हो जाएगा। क्वेश्चन है कि विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी? तो किसके समय अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी? तो ये हो जाएगा देवराय द्वितीय के समय में ये आए थे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि देवराय जो प्रथम है इसके समय में जो है कहेगा तो कौन हो जाएगा? निकोलस जो कांटी है वो आए थे। और नूनीज जो है अच्युत देवराय के समय में आए थे। और केडी राय कृष्ण देवराय के समय में डोमिंगो पायस और बारबोसा था वो जो है आए थे। अगला क्वेश्चन है कि वांडीवास का युद्ध जो है कब हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध कहेगा तो ये हो जाएगा 1760 ईस्वी में हुआ था। ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, जिसमें विजय अंग्रेज का हुआ था और इसका नेतृत्व जो है अंग्रेज की तरफ से आयर कूट के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? तो अहमद शाह अब्दाली के समय भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? तो हो जाएगा उस समय जो है मोहम्मद शाह जो है इन शासक थे। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था तो याद रखिएगा 1757 को हुआ था, यानी 23 जून 1757 ईस्वी में भागीरथी नदी के तट पर स्थित प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला एवं जो है रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, जो अंग्रेज का तरफ से जो रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहा था। अगला क्वेश्चन है कि फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फैजाबाद में 1857 के विद्रोह के समय जो नेतृत्व किया था ये हो जाएगा अहमदुल्ला के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा मौलवी जो है अहमदुल्ला के द्वारा फैजाबाद में 1857 की विद्रोह के समय नेतृत्व किया गया था। और लियाकत अली के बारे में कहेगा तो ये हो जाएगा इलाहाबाद में इसने नेतृत्व किया था। और ये अजीमुल्ला जो है इसने फतेहपुर में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किया था। और खान बहादुर खान हो जाएगा ये बरेली में इसने नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी के मध्य कालखंड को डाकू राज्य की संज्ञा दी थी? तो डाकू राज्य की संज्ञा जो है किसके द्वारा दिया गया था 1765 से 1772 ईस्वी के मध्य में? तो ये हो जाएगा KM पानीकर के द्वारा डाकू राज्य की संज्ञा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक के बारे में कहेगा तो ये हो जाएगा कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रमेश चंद्र दत्त यानी RC दत्त के द्वारा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक है। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के मध्य से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था? तो 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान जो है किस अधिनियम पर रखा गया था? तो ये हो जाएगा 1813 का अधिनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है कि आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखिएगा जो आत्मीय सभा है इसका गठन जो किया गया था ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और ये जो किया गया था 1814-15 में इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? जो अलीगढ़ के आंदोलन है इसके संस्थापक के बारे में कहेगा तो ये हो जाएगा सर सैयद अहमद खान है। अलीगढ़ आंदोलन का स्थापना किया था, कब किया था? ये 1875 ईस्वी के आसपास किया था। अगला क्वेश्चन है कि पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पागलपंथी जो विद्रोह है ये कहेगा किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हो जाएगा करम शाह के नेतृत्व में किया गया था। बाद में जो है इसका बेटा टीपू ने इसका नेतृत्व संभाला था। और अगला क्वेश्चन है कि सन 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में याद रखिएगा ये पारित जो हुआ था तो ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन के समय में पारित हुआ था। और इसके समय में जो पहला कारखाना अधिनियम पारित हुआ था इसमें था कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम करने पर प्रतिबंध लगाया था इसमें। और दूसरा फैक्ट्री अधिनियम जो है आया था 1891 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस रचना की प्रकाशन किया था? तो किस रचना का प्रकाशन किया था गांधी जी जब अफ्रीका गए थे? तो हो जाएगा इंडियन ओपिनियन का जो है इसने प्रकाशन किया था। अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया था? तो प्रेस पर सेंसरशिप जो लागू किया गया था ये किसके समय में किया गया था? ये हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली के समय में किया गया था। आगे है कि मुजफ्फरपुर में
किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो प्रयास किया गया था उस समय 1908 को किया गया था, 30 अप्रैल 1908 को किया गया था। और ध्यान रखिएगा उस समय जो है मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, लेकिन जो है किंग्सफोर्ड बच गया और इस पर जो है इस बमकांड में मिस्टर केनेडी की पत्नी और उसकी पुत्री जो है मारी गई थी। इसी को देखते हुए प्रफुल्ल चाकी ने फिर अपने आप को आत्महत्या कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो किया था दिल्ली में, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा सैयद हैदर रजा के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस उदारवादी नेता को द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है तो कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दादा भाई नेरोजी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी? तो कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी? तो याद रखिएगा इसमें हो जाएगा, देखिए असहयोग आंदोलन जो है इसका शुरुआत किया गया था 1920 ईस्वी में, इसकी शुरुआत किया गया था। और स्वराज पार्टी का गठन जो है 1923 ईस्वी में हो जाएगा। और खेड़ा सत्याग्रह जो है ये 1918 ईस्वी में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 ईस्वी में हुआ था। तो सबसे बाद के बारे में कह रहा है तो ये हो जाएगा स्वराज पार्टी का गठन जो कि 1923 ईस्वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने अपनी जो है सर की उपाधि को त्याग दिया था? तो सर की उपाधि जो है कौन त्यागा था? तो ये हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम जो जन आंदोलन था तो ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन था, जो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को स्टार्ट किया गया था। आगे है, निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को सैमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो किसके सुझाव पर भारतीयों को जो है सैमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड इरविन हो जाएगा। याद रखिएगा लॉर्ड इरविन के सुझाव पर जो है भारतीयों को सैमन कमीशन से बाहर रखा गया था। और आगे है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये कब शुरू हुआ था? ये हो जाएगा 1939 ईस्वी को शुरू हुआ था। और याद रखिएगा ये जो है 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण से स्टार्ट हुआ था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए हो जाएगा यानी लॉर्ड रिपन कम्युनल अवार्ड, ये गलत हो जाएगा। ये कम्युनल अवार्ड की घोषणा जो है यानी किया गया था किसके समय में हुआ था? रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है इसका घोषणा किया गया था। और लिथगो जो है ये हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में, बिल्कुल सही है। और डलहौजी के समय में वेबगत सिद्धांत ये भी सही है। ट्रांसपोर्ट हो जाएगा द्वैध शासन, ये भी जो है यानी सही है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि झंडा गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो झंडा जो गीत लिखा गया था ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये हो जाएगा श्यामलाल जो है प्रसाद के द्वारा झंडा गीत जो है लिखा गया था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है? तो कौन सी वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है? तो ये हो जाएगा जैकोव डी वैक्सीन जो है डीएनए आधारित वैक्सीन है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? तो ऑपरेशन जो ग्रीन को कार्यान्वित कौन करता है? तो ये हो जाएगा नेफेड हो जाएगा। और याद रखिएगा नेफेड के बारे में, इसकी स्थापना जो है 1958 को किया गया है। और इसका नेफेड का फुल फॉर्म कहेगा तो हो जाएगा नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण जो है किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण जो प्रकाशित किया जाता है ये हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। आगे है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य जो है किस आयु के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? तो किस वर्ग के आयु के बच्चों में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों में शिक्षा को जो है प्रोत्साहित करना। और ये भी ध्यान रखिएगा जो सर्व शिक्षा जो अभियान है इसका जो ये जो लागू हुआ था ये हो जाएगा 2001 में जो है ये सर्व शिक्षा अभियान लागू हुआ था। आगे है कि वह उद्योग जो खनिज का उपयोग जो है कच्चे माल के तौर पर करते हैं। तो खनिज का उपयोग कच्चे माल के तौर पर हो जाएगा कौन सा उद्योग? तो हो जाएगा खनिज जो आधारित उद्योग है वही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित
कंद फसलों में से जो है किसे गरीबों का मित्र कहा जाता है? तो कौन सा कंद फसल है जो गरीबों का मित्र कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आलू जो है गरीबों का मित्र कहा जाता है। आगे है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय मौसम विज्ञान जो संस्थान है तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो सार्क का स्थापना जो हुआ है तो याद रखिएगा इसे 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ है। और सार्क का मुख्यालय कहेगा तो नेपाल के काठमांडू में इसका मुख्यालय हो जाएगा। और सार्क में बताइए कि सार्क में जो है कितने देश है? तो सार्क में जो देशों की संख्या हो जाएगा, इसमें कितना देश है? 8 गो देश है। कौन कौन है? कौन कौन हो जाएगा? तो भारत हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ये 8 देश जो है सार्क का सदस्य देश है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें बताना है। इसमें से देखिए मैकमोहन जो रेखा है भारत और चीन के बीच में है तो बिल्कुल ये सही है। और मैनर हिम रेखा जो है ये रूस और फिनलैंड के बीच में तो ये भी सही है। और हिडनबर्ग जो रेखा है ये जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में है तो ये भी सही है। और जो मैगीनेट रेखा है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, इसलिए जो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे है, इंदिरा गांधी जो परमाणु अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान केंद्र कहेगा ये कहाँ हो जाएगा? ये तमिलनाडु में स्थित है। आगे है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीप का नाम जो है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? तो कितना हो जाएगा? ये 21 जो है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे रखा गया है। अगला क्वेश्चन बताना है कि दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है? तो पहली जो है तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम कहेगा तो ये हो जाएगा MF हाइड्रा जो है इसका नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है ने अपने 12 वर्ष पुराने जो उपग्रह मेगाट्रॉपिक को किस महासागर में गिराया है? तो पुराने जो उपग्रह मेगा जो ट्रॉपिक्स था इसको गिराया गया है तो किस में हो जाएगा? ये प्रशांत महासागर में इसे गिराया गया है। आगे है कि सितविनी जो राबुका इन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसको भी ध्यान दीजिएगा कि सितविनी जो राबुका है ये अभी हाल फिलहाल में फिजी के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता कौन है? जो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 है इसका विजेता कहेगा तो नोवाक जोकोविच जो है इसका विजेता होगा। और ध्यान रखिएगा इसमें कि महिला के बारे में अगर पूछेगा कि महिला विजेता कौन है तो ये हो जाएगा आरियाना जो है सबलेंका। आरियाना सबलेंका जो है महिला यानी एकल विजेता हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ओपन का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो है किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की? तो कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल जो है कौन सा यानी IT किया है तो ये हो जाएगा IT जो कानपुर है इसके द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष तक भारत जो है ऊर्जा स्वतंत्र प्राप्त जो है करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ऊर्जा प्राप्ति का जो लक्ष्य रखा गया है यानी ये हो जाएगा 1947 हो जाएगा। और याद रखिएगा 1970 जो हो जाएगा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भी 1970 तक रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि मृदु उत्तक एक प्रकार का है, जो मृदु उत्तक है ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा? ये मृदु उत्तक जो होता है ये सरल उत्तक होता है। उसका जो जटिल उत्तक है इसमें जाइलम और फोलम जो है ये जटिल उत्तक के अंतर्गत आता है। और आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर बताना है इसमें कि पहला है कि कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, यानी जो है कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है ये सही है। आगे है कि मशरूम जो है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है तो ये गलत हो जाएगा। शैवाल जो है संवहनीय पौधा है तो ये भी गलत हो जाएगा। और थैलोफाइटा वर्ग के पौधों का शरीर जो है जड़, तना, पत्तियों में क्या हो जाएगा? में विभक्त नहीं रहता है तो ये भी क्या हो जाएगा? ये सही है। तो केवल जो है 1 और 4 ही इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो संक्रमित जो पेयजल है इससे फैलने वाला बीमारी कहेगा तो हेपेटाइटिस जो है संक्रमित जो है पेयजल से होता है। और अगला क्वेश्चन है, दुधारू पशुओं का रोग जो है एंथ्रेक्स होता है। तो दुधारू पशुओं में जो रोग होता है यानी जिसका नाम एंथ्रेक्स है ये किससे फैलता है? तो ये हो जाएगा बैक्टीरिया से होता है, यानी जीवाणु के द्वारा ये होता है। अगला क्वेश्चन है कि रसांकुर पाया जाता है। तो रसांकुर जो पाया जाता है किस में पाया जाता है रसांकुर? तो ये हो जाएगा जो छोटी आंत होता है उसी में जो है रसांकुर पाया जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा
छोटी आंत जो होता है यानी इसमें जो 3 भाग होता है, छोटी आंत में 3 भाग कौन कौन होता है? एक हो जाएगा यानी ग्राहनी होता है, जेजुनम होता है और इलियम होता है। और इसी जो है छोटी आंत के इलियम में रसांकुर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आवासीय संवहन कोशिका के किस भाग में होता है? तो यानी अवायवीय जो श्वसन होता है ये कोशिका किस भाग में होता है? ये हो जाएगा जो कोशिका जो द्रव्य होता है उसमें जो है वायवीय श्वसन होता है। और ध्यान रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में कहेगा तो यानी वायवीय श्वसन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन है जब फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा से अलग हो जाता है तो फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है सीरम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा प्लाज्मा से जब फाइब्रिनोजेन को अलग कर देते हैं तब जो बचा होता है उसी को हम लोग सीरम कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन जो है एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है? तो ये हो जाएगा अंडाशय से जो ये एस्ट्रोजन है ये स्रावित होता है। और याद रखिएगा एस्ट्रोजन के बारे में ये जो है यानी मादा जो है यानी हार्मोन ये है। अगला क्वेश्चन है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जैगोट उसका नाम दिया गया है। आगे है यानी मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? तो मूल जो भौतिक राशि है उसकी संख्या कहेगा तो हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो असत्य है? तो बताना इनमें से कौन सा कथन असत्य है कि दूध में जो है मतलब दूरी में केवल परिणाम होता है, ये भी गलत है। विस्थापन अदिश राशि होता है, ये भी गलत है। विस्थापन क्या होता है? सदिश राशि होता है। और विस्थापन की दर को त्वरण कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? सभी जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 66। इसमें कि यदि जो है किसी वस्तु में बल लगाने से उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो उसे जो है यानी क्या कहा जाता है? तो उस बल को हम लोग जो है यानी कौन सा बल कहते हैं? संतुलित बल जो है कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है यदि जो है कोई वस्तु किसी द्रव में डूब जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य होगा? अगर कोई वस्तु द्रव में डूब जाती है तो इनमें से बताना है कौन सा सही होगा? तो ये हो जाएगा क्या कि वस्तु का भार जो है उत्प्लावक बल से अधिक होगा, तभी तो वस्तु जो है पानी में डूब जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है। इसमें कि पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन की घटना जो है का संबंध यानी घटना जो है तब संभव होती है जब प्रकाश क्या हो जाएगा? प्रकाश जो है यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, तभी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण यानी रंग सबसे कम विचलित होती है। तो कौन सा रंग जो है सबसे कम विचलित होता है? तो ये हो जाएगा यानी जो है लाल रंग जो है सबसे कम विचलित होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा वो सबसे कम विचलित होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे जो है यानी कम होगा वे सबसे अधिक जो है विचलित होगा। तो यानी बैंगनी का क्या होता है? तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो ये जो है सबसे ज़्यादा जो है विचलित होगा, सबसे कम लाल विचलित होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 70 है कि चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर चालक की लंबाई बढ़ा देंगे तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध जो है बढ़ जाएगा। याद रखिएगा प्रतिरोध का फार्मूला होता है R बराबर रो जो है L/A होता है। तो ये जहाँ पे एरिया है L जो है लंबाई है, तो देखिए ये प्रतिरोध है, इसका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L हो जाएगा। तो इन लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, अगर लंबाई घटेगा प्रतिरोध भी घटेगा, और एरिया के जो है इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एरिया बढ़ेगा तो R प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर एरिया कम होगा प्रतिरोध जो है बढ़ जाएगा। आगे है बॉयल्स तथा चार्ल्स के नियम को संबंधित सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो बॉयल्स और चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से जो कहा जाता है इसे जो है गैसीय समीकरण कहा जाता है। तो याद रखिएगा गैसीय समीकरण के बारे में। और आगे है कि समुद्र के जल से नमक को किस विधि द्वारा निकाला जाता है? तो समुद्र से जो है जल को जो निकाला जाता है तो ये हो जाएगा वाष्पीकरण की विधि के द्वारा इसे निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है एक्वारेजिया में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा जो एक्वारेजिया जो होता है इसका सूत्र कहेगा तो इसका सूत्र होता है यानी H जो है NO3 प्लस जो है 3 जो है
Cl होता है। तो HCl की संख्या 3 है और HNO का 1 हो जाएगा, इसीलिए इसका जो अनुपात हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि विद्युत का जो है सुचालक और धातु कौन सा है। तो विद्युत का जो सुचालक और धातु के बारे में कहेगा तो ये जो है ग्रेफाइट जो है विद्युत का यानी सुचालक जो है अधातु हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि एक द्रव्य अधातु है, तो एक द्रव्य अधातु के बारे में कहेगा तो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाए ब्रोमीन जो है एक द्रव्य जो है अधातु हो जाएगा। आगे है कि पिच ब्लेंड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। जो पिच ब्लेंड है ये किस धातु का अयस्क है, तो ये हो जाएगा जो यूरेनियम है उसका जो है ये अयस्क होता है। और अगला क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। तो रेडियो सक्रियता की जो खोज किया गया है तो ये हो जाएगा किसके द्वारा, हेनरी बेक्वेरेल के द्वारा जो है रेडियो सक्रियता की खोज की गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 78 है। 78 क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से यानी लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा संयुक्त बैठक का जो प्रावधान लिया गया है तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना की जो भाषा है वो भी जो है लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और अफ्रीका जो है इससे लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है अफ्रीका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल को पद की शपथ यानी किसके द्वारा दिलाई जाती है। जो किसी राज्य का जो राज्यपाल होता है उसको जो है पद की शपथ किसके द्वारा दिया जाता है, तो उस राज्य के जो यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उसके द्वारा इसे शपथ दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो पंचायती राज को संवैधानिक जो दर्जा दिया गया है ये हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है। तो संघ लोक सेवा आयोग की जो भी रिपोर्ट होता है ये राष्ट्रपति को देना होता है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई है। जो प्रांत है उसको स्वायत्तता जो प्रदान की गई है ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम जो है 1935 के तहत प्रांतों में स्वायत्तता की प्रदान जो की गई है। आगे है डैश बताना है कि डैश का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें यानी शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार यानी करेगा। तो पुनर्जो विचार करता है सर्वोच्च न्यायालय तो ये हो जाएगा क्षेत्रीय जो अपीलीय जो क्षेत्राधिकार है इसके अंतर्गत हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का यानी अंतिम व्यवस्थापक जो है कौन है। तो भारतीय संविधान का जो अंतिम व्यवस्थापक होता है तो वो हो जाएगा सर्वोच्च जो न्यायालय है वो होता है। और आगे है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं। तो समाजवादी जो अर्थव्यवस्था में तो हो जाएगा यानी सभी जो है राज्य के हो जाएगा, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादक के सभी जो कारक जो हो जाएगा इसका स्वामित्व जो नियंत्रण जो है राज्य के जो है अंतर्गत होता है। और अगला क्वेश्चन है कि महालनोबिस यानी महालनोबिस मॉडल का संबंध जो है किस पंचवर्षीय योजना के साथ जुड़ा हुआ है। तो महालनोबिस जो है इसका संबंध हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना मॉडल पे आधारित हो जाएगा। और पहली पंचवर्षीय योजना बोलेगा किस मॉडल पे आधारित था तो ये हो जाएगा हेराल्ड जो है यानी डोमर मॉडल पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या यानी किस राज्य में है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या के बारे में बात करेगा 2011 जनगणना के अनुसार तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और वही कहेगा सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा यानी हिमाचल प्रदेश हो जाएगा सबसे अधिक प्रतिशत के मामले। अगला क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का इन विकास दर कितना रहने का अनुमान है। तो बिहार का जो विकास दर है ये कितना रहने का अनुमान है तो ये हो जाएगा 15.24% जो है ये हो जाएगा। और आगे है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो सबसे अधिक चावल के बारे में बात करेगा और प्रति हेक्टेयर है तो ये हो जाएगा पंजाब में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। वही कहेगा चावल सबसे ज़्यादा उत्पादित कहाँ होता है तो नॉर्मल में कहेगा तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, लेकिन प्रति हेक्टेयर में कहेगा तो ये हो जाएगा पंजाब। अगला क्वेश्चन है फिर इसमें से मिलान करना है। तो मिलान करना इसमें बताइए जिम कॉर्बेट जो है यानी ये नेशनल पार्क ये कहाँ है तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगी उत्तराखंड में हो जाएगा। और बांधवगढ़ जो है ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और दम्फा जो है ये कहाँ हो जाएगा ये मिजोरम में हो जाएगा। और रणथंबोर जो है ये राजस्थान में हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही हो जाएगा। आगे है भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से
यानी किन क्षेत्रों में होता है? तो सर्वाधिक जो वर्षा होता है तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा वर्षा होती है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। आगे है रिंग ऑफ फायर। जो रिंग ऑफ फायर है इससे अभिप्राय क्या है? तो रिंग ऑफ जो फायर है ये प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो गुजरती है, ध्यान रखिएगा, ये 13 देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो कौन सी ठंडी जलधारा है? ये ठंडी जलधारा कहेगा तो हो जाएगा, यानी सभी जो है इसमें ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड की जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा और बेंगुला की जलधारा, ये सभी जो है ठंडी जलधारा है। और आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर की सीमा नहीं बनाता है? तो कैस्पियन सागर की सीमा जो है नहीं बनाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कजाकिस्तान। जो कजाकिस्तान है ये कैस्पियन सागर के साथ नहीं लगता है, ये अजरबैजान, ईरान और इराक जो है कैस्पियन सागर की सीमा से लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है? तो सबसे कम जो स्पर्श करती है तो ये हो जाएगा कौन सा? तो ये पूर्णिया हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि पश्चिम बंगाल से जो है 3 जिला टच करता है बिहार का, एक पूर्णिया हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा और किशनगंज होगा। तो उसमें सबसे कम जो है पूर्णिया का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जो है पायराइट पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक पायराइट जो है पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये हो जाएगा अपना बिहार हो जाएगा। यहाँ सबसे ज़्यादा जो है पायराइट पाया जाता है। यहाँ पे जो है यानी समस्त भारत का 95% जो है पायराइट जो है यानी बिहार में पाया जाता है। और बिहार में स्पेशल क्षेत्र कहेगा तो ये रोहतास और जो है कैमूर के आसपास जो है पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहेगा तो ये कहाँ का हो जाएगा? तो ये गोपालगंज का हो जाएगा। यहाँ पे जो है 10:21 जो है यहाँ की लिंगानुपात हो जाएगा। सबसे कम लिंगानुपात कहेगा तो ये हो जाएगा जमुई का, यहाँ का जो है कम लिंगानुपात है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा, अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात के बारे में कहेगा तो ये हो जाएगा गोपालगंज में सबसे अधिक जो है लिंगानुपात हो जाएगा। यहाँ जो है 10:21 जो है यहाँ की लिंगानुपात है। और वही कहेगा सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? तो मुंगेर हो जाएगा सबसे कम लिंगानुपात। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है ये हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हो जाएगा, जो कि गंगा नदी पे ये है। और अगला क्वेश्चन है कि शून्य रेखा जो कहलाती है, तो शून्य रेखा जो कहलाती है ये कहाँ से हो जाएगा? तो ये हो जाएगा त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो रेखा है ये शून्य रेखा कहलाती है। और आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये सब मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका जो है PDF जो है टेलीग्राम चैनल जो है उस पर डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप सब जो इसे बना सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा, वहीं से आप सब इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले टीचर भर्ती के लिए सभी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस पर कराया जाएगा। तो थैंक यू।